हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एंड शंट डीसी मोटर के बारे में। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी आपको आज पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का जो है सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, यानी कि आपको ड्रा करके दिखाएंगे। स्टूडेंट्स सेपरेटली एक्साइटेड मोटर इसके नाम से भी जाहिर होता है, लेकिन जब आप इसका सर्किट देख लोगे उसके लिहाज से जब मैं बताऊँगा आपको समझ ठीक तरीके से तब आएगी। इस वजह से मैं इसका पहले सर्किट ड्रा करता हूँ, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपने वेट करना, बाकी सर्किट मैं आपके सामने बनाना चाहता हूँ, मैं वीडियो पॉज करके नहीं बनाना चाहता। तो ये देखें स्टूडेंट सर्किट आपके लिए तैयार हो चुका है। ये हमारे पास आर्मेचर वोल्टेज का यहाँ पे डिज़ाइन है। उसके बाद ये हमारे पास एक एडजस्टेबल रजिस्टर है, मतलब कि वेरिएबल रजिस्टर। इसकी क्या वजह है उसके बाद ये भी आपको बताता हूँ। और इसके बाद ये एक RF रजिस्टर है, फील्ड रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, ये अपना LF है, ठीक है जी। उसके बाद ये अपना आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स इस साइड पर भी एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ VT के नाम से, इस साइड पर भी एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ VF के नाम से। अब इसको हम क्यों कहते हैं, मतलब कि अब क्वेश्चन आता है कि इसको कहा क्यों जाता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स की वजह स्टूडेंट्स ये है सेपरेटली का मतलब ये है कि अलग अलग, और एक्साइटेड का मतलब एक्साइट करना डीसी मोटर को। तो ये इसमें ये चक्कर होता है, इसमें दो वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं, यहाँ पे VF और इस साइड पे VT। ये जो कॉइल है इसको एक्साइट करने के लिए हम अपने VF रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, VF वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो वोल्टेज सोर्स है ये इसको एक्साइट करता है अपने इंडक्टर को, ठीक है, जिसमें से जब करंट गुजरता है तो करंट गुजरने की सूरत में क्या होता है जी, करंट गुजरने की सूरत में अपने पास यहाँ पे टॉर्क इंड्यूस्ड होता है। टॉर्क इंड्यूस्ड होने पर अपने पास जो स्पीड ऑफ मोटर है वो इंक्रीज होती है। तो लिहाजा यही चक्कर है इसके अंदर। तो ऐसे वैसे भी आप जानते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब टॉर्क इंड्यूस्ड होता है। तो यही चक्कर है। और इस साइड पे क्या होता है जी, ये जो थर्मल वोल्टेज भी इनको कहा जाता है, ठीक है जी, और आर्मेचर वोल्टेज भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं जी, ये हमारे इस आर्मेचर को एक्साइट करते हैं। इस आर्मेचर को एक्साइट करते हैं करंट भेज के, जिससे ये हमारा आर्मेचर एक्साइट अप हो जाता है। और इस साइड से हमारे पास आती है आर्मेचर करंट, और इस साइड से हमारे पास आती है इस जानिब से अपनी फील्ड करंट IF। तो लिहाजा स्टूडेंट्स अगर हम फाइंड आउट करना चाहें अपनी यहाँ पे IF फील्ड करंट को, तो हमारे पास इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, IF इज इक्वल टू देखो VF और टोटल रेजिस्टेंस जितनी आई है, एक तो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस आ जाएगी और एक आ जाएगी अपनी RF। LF एक कॉइल है जिसने बस टॉर्क को इंड्यूस्ड करवाना है, टॉर्क को इंड्यूस्ड करवाना और फ्लक्स जनरेट करना है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। बस ये दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे, इसके लिहाज से हमारी करंट होगी। तो देखो स्टूडेंट्स इसकी ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद अगर हम थर्मल वोल्टेज की बात करें तो थर्मल वोल्टेज हमारे पास किसके इक्वल आते हैं, थर्मल वोल्टेज अकॉर्डिंग टू, अगर हम यहाँ पे KVL लगाते हैं तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया -VT, तो -VT को उठा के मैं दूसरी जानिब ले गया जो कि +VT हो गया। उसके बाद देखो इसमें से करंट गुजर गया IA और साथ में RA आ गया, तो IA RA, और उसके बाद ये पॉजिटिव पोल में जाके एंटर करती है तो EA प्लस में आ गया, तो दोनों प्लस में आ रहे हैं, EA प्लस IA RA। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन गए, ठीक है। तो दीज आर मेन इक्वेशंस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो स्टूडेंट्स अगर हम ऐसा करते हैं कि ये जो दो वोल्टेज सोर्स हम एक मोटर में इस्तेमाल करना पा रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में, तो अगर हम इनको क्या करते हैं एक ही वोल्टेज सोर्स के तौर पर नाप लेते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड इस वजह से इस्तेमाल होती है कि स्टूडेंट्स अक्सर हमें यह भी करना पड़ता है कि ज्यादा फ्लक्स जनरेट करना, तो हमें VF में थोड़ा ना चेंज लाना पड़ता है VT के मुकाबले में। और अगर ऐसा ना हो तो हम एक ही वोल्टेज सोर्स की मदद से दोनों काम कर लेते हैं। देखो क्या होगा फिर इस तरह से ये शंट डीसी मोटर का सर्किट है। मतलब कि शंट डीसी मोटर ही से क्यों कहा गया और इसे अलग तौर पे क्यों जनरेट करवाया गया, मतलब क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस आ जाती है और इसी के पैरेलल में यहाँ पे लगा दिया जाता है ये पूरा सर्किट। पहले R एडजस्टेबल, फिर RF, फिर अपना कॉइल, ठीक है जी, ये चक्कर होता है। और इनको एक्साइट करने के लिए, दोनों चीज़ों को एक्साइट करने के लिए इस वायर को और उसके बाद आर्मेचर को एक ही वोल्टेज सोर्स लगा होता है जिसका नाम होता है VT, जो कि क्या ले हमारे पास एक ही वोल्टेज सोर्स है जिसको थर्मल वोल्टेज कहा जाता है। अगर ऐसा हो जाए स्टूडेंट्स के अगर VT VF के बराबर हो जाए तो फिर भी हम इस एक्साइटेड डीसी मोटर में भी कह सकते हैं कि एक ही वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें यही होता है कि VF की कोई और ही वैल्यू होती है और VT की कोई और ही वैल्यू होती है, यानी कि दोनों डिफरेंट वैल्यू से एक्साइट करते हैं। आर्मेचर को किसी और वैल्यू से एक्साइट किया जाता है, उसके बाद जो अपनी फील्ड रेजिस्टेंस है उसको किसी और तरीके से एक्साइट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, आर्मेचर वोल्टेज EA, ये हमारे पास आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये अपना एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है। तो इसके लिहाज से देखिएगा क्या इक्वेशंस बनती, ये अपने पास RF है, ये अपना LF है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस साइड पे जो करंट जाती है उसका नाम IF है, इस साइड से जो करंट आ रही होती है उसका नाम है लोड करंट, और इस साइड पे जो करंट जाती है वो है आर्मेचर करंट, ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स देखो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन निकालने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास आर्मेचर जो करंट है उसकी क्या इक्वेशन बनेगी। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे क्या फर्क आने वाला है, यहाँ पे यही चीज़ का इसी चीज़ का फर्क आएगा। देखो यहाँ पे जो हमारे पास IF की करंट है वो किसकी इक्वल आएगी जी, देखो IF इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज, क्योंकि इसकी एक रास जो पैरेलल वोल्टेज है वो है VT, तो लिहाजा सप्लाइड वोल्टेज इसको आप कह सकते हो डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस इसमें आई है इसके रास्ते में वो है एडजस्टेबल रेजिस्टेंस प्लस RF। तो देखो दोनों में फर्क आ गया स्टूडेंट्स। हमें वहां पे नहीं था पता कि VF VT के इक्वल हो सकती है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट VT है, तो दैट्स वाई शंट डीसी मोटर थोड़ी डिफरेंट है।
तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में आर एफ। तो जो ई ए की हमारे पास वी टी की इक्वेशन बनेगी वो तो सेम ही होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे करंट जा रही है इस जानिब, तो हम इसी वायर की लिख लेंगे वोल्टेजेस। तो देखो यहाँ से वोल्टेज करंट सप्लाई हुई है, तो वी टी इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ए आर, यही इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इसके लिए। ये स्टूडेंट्स आप करते रहे हो केसीएल के लॉ में कि केसीएल में पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर मैं इसके ये जो पैरेलल में है ये इसके वायर के पैरेलल में लगी हुई है, ये वायर इसके पैरेलल में लगी हुई है, लिहाजा जितने वीटी यहाँ पे वोल्टेज उतने ही यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी उतने ही होंगे, लेकिन इसमें एक इंडक्टर आ रहा है, इस वजह से मैंने इस वायर के लिहाज से केवीएल का लॉ इस्तेमाल नहीं किया, इस वायर के लिहाज से केवीएल का लॉ इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया वीटी थर्मल वोल्टेज की इक्वेशन। तो देखो दोनों में किस चीज का फर्क है, ऑनली एंड ऑनली वोल्टेज सोर्स का दोनों के अंदर फर्क है। वहां पे दो वोल्टेज सोर्सेज एक्साइट करने के लिए मोटर को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है। दैट्स व्हाई वी से दिस मोटर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो ये आपके पास ये जो आज की वीडियो है ये है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट डीसी मोटर। ये हमारी आज की स्पीड जो लेक्चर है उसका उन्वान है। तो ये लेक्चर हमारा 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इनकी टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखें स्टूडेंट्स, टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से इफेक्ट करती हैं इस पे। तो ये चीज़ जानने के लिए हमें इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, जो हम आगे भी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। इस साइड पे हमारे पास टॉर्क होता है और इस साइड पे हमारे पास स्पीड होती है, स्पीड ऑफ मोटर। स्पीड ऑफ रोटर भी वैसे से कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे प्लॉट टर्मिनल क्वांटिटीज बिटवीन शाफ्ट टॉर्क एंड स्पीड ऑफ द मोटर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे इसका अनुमान होगा, प्लॉट टर्मिनल क्वांटिटीज between shaft torque and speed of the motor। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आ गई जी जो आपने वर्डिंग इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आगे आ जाए बात पे कि ये क्या मतलब इनके दोनों के दरमियान क्या चक्कर होता है। इतना तो आप जानते हो स्टूडेंट्स, इसकी जो कर्व होती है सिंपल रिलेशन में वो इस तरह से होती है, कुछ ऐसे डाउनवर्ड जा रही होती है। तो यहाँ पे अभी टार्क इंड्यूस अगर हम मान लें कि टार्क लोड के बराबर है, यानी कि हमारी मोटर जो है स्टेट स्पीड की कंडीशन में है। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, लोड टार्क को बढ़ाते हैं, यानी कि टार्क लोड जो हमारा है लोड टार्क उसको इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होगा जी, तो उससे स्टूडेंट्स हमारे पास यही इफेक्ट होना। देखो टार्क लोड टार्क को मैं अगर इंक्रीज करता हूं तो इतना तो आप जानते हो लोड टार्क का मतलब है कि हमारी मोटर एक स्पीड पे चल रही है। ठीक है, अगर हमारा टार्क यानी कि लोड अगर बढ़ेगा तो स्पीड में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। हमारी स्पीड यानी कि इस लिमिट से हमारा जो लोड है वो एक्सीड कर गया, तो हमारी जो स्पीड ऑफ द मोटर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीज होगी तो उससे क्या इफेक्ट होगा जी, स्पीड ऑफ द मोटर अगर डिक्रीज हुई तो आपको पता ही है जो हमारे पास आर्मेचर वोल्टेज है उनका फार्मूला होता है के फाई ओमेगा। और अगर ओमेगा हमारा स्पीड ऑफ द मोटर कम हो गई तो हमारे आर्मेचर वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर इस लिहाज से हम अपनी करंट को फाइंड आउट करना चाहें, जो हमारे पास आर्मेचर करंट की इक्वेशन होती है, आइए अगर आपको नहीं याद प्रीवियस लेक्चर तो मैं यहाँ पे याद करवाता हूँ। देखो ये करंट कहाँ से निकली है, वीटी वोल्टेज सोर्स में से। तो वीटी और एंटर कहाँ पे कर रही है, जाके ई ए में, तो सेंटर में माइनस आएगा, माइनस ई ए, वीटी माइनस ई ए और आर ए, जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। तो ये इक्वेशन इसकी बनती है। तो देखो जितना ज्यादा ई ए कम होगा उतनी ज्यादा आर्मेचर करंट बढ़ेगी। तो आर्मेचर करंट का आपको याद होगा टॉर्क इंड्यूस्ड का फार्मूला वो हमारे पास था के फाई आई ए। तो लिहाजा इससे क्या होना जी, देखो लोड का पहले अभी मतलब कि ये वो कंडीशन है जब स्टूडेंट्स अभी लोड बढ़ा, तो लोड बढ़ने की वजह से क्या हुआ जी, स्पीड ऑफ मोटर कम हुई। लेकिन फिर क्या हुआ जी, स्पीड ऑफ मोटर की कम होने की वजह से हमारा जो इंड्यूस टार्क है उसने भी बढ़ना स्टार्ट कर दिया। इंड्यूस टार्क बढ़ा तो लिहाजा क्या हुआ जी, इंड्यूस टार्क बढ़ते बढ़ते उस कंडीशन तक पहुंच गया जितना लोड को टार्क की जरूरत थी, यानी कि फिर से वही कंडीशन आ गई, लोड टार्क इज इक्वल टू इंड्यूस टार्क, देन आवर मोटर इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ स्टेडी स्टेट स्पीड। तो स्टूडेंट्स यही एक कंडीशन है जिसमें हमें यहाँ पे समझ आती है कि किस तरह से मोटर वर्क करती है। मतलब एक स्पीड चल रही होती है मोटर, स्पीड पे जो जो उसका लोड बढ़ता जाता है वो अपनी स्पीड को कह रहे हैं, स्पीड की कुर्बानी जैसे कह रहे हो ना, अपने आम जुबान में बात करें तो स्पीड की कुर्बानी देके अपने टार्क को बढ़ाती चली जाती है। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है अपनी मोटर पे, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ये जो कर्व थी ना, ये थी विद आर्मेचर, विद नो आर्मेचर। ठीक है, बगैर आर्मेचर के आर्मेचर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ना, आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, अपनी जो फ्लक्स होता है वो डिक्रीज करता है आर्मेचर रिएक्शन में। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन में जो हमारा फ्लक्स होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है,
फ्लक्स डिक्रीज करता है। आपको इतना तो पता होगा जब फ्लक्स डिक्रीज करता है तो अपनी स्पीड इंक्रीज करती है, ये भी हमने प्रीवियस में पढ़ा था। तो लिहाजा इससे हमें ये पता चलेगा जब हम मतलब कि आर्मेचर रिएक्शन अप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका इफेक्ट जब अप्लाई होगा तो उससे ये होगा, देखो ये कर्व ऐसे नीचे डाउनवर्ड जा रही होगी, लेकिन जो ही आर्मेचर अप्लाई होगा तो ये ऐसे अपवर्ड फ्लो कर जाएगी। तो इसको हम कहेंगे विद आर्मेचर, यानी कि आर्मेचर की मदद से इसने क्या किया, खुद को इंक्रीज कर लिया, स्पीड ऑफ द मोटर दोबारा इंक्रीज हो गई। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है देखने को। अब यही स्टूडेंट्स चीज रह गई है कि हमने वो जो इक्वेशन के फाई ओमेगा मतलब कि वो जो इक्वेशन देखी थी ओमेगा वाली, ओमेगा इज इक्वल टू वी टी ओवर के फाई, उसके बाद माइनस ई ए आर ए टार्क इंड्यूस्ड ओवर के फाई होल का स्केयर, वो कैसे आती है, मतलब कि उसका जो है मैथमेटिकल रिएक्शन कैसे है। तो इसी चीज का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वही हमारे पास ये है। अभी हमने बस इंक्रीज डिक्रीज ये सारा थ्योरेटिकल टाइप ही पर है। देखो अब मैं उसकी तरफ आपको लेके जाने लगा। अब हम वो इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे कैसे जी। देखो अभी आपने स्टूडेंट्स देखा कि हमारे पास जो थर्मल वोल्टेज की इक्वेशन आई थी वो थी ई ए इज इक्वल टू आई ए आर ए, यही थी ना। और आर्मेचर वोल्टेज की हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमने अभी यहाँ पे पीछे देखा के फाई ओमेगा होती है। तो लिहाजा आर्मेचर वोल्टेज इसके इक्वल होता है, लिहाजा हम इसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, वी टी इज इक्वल टू के फाई ओमेगा प्लस आई ए आर ए। हमने ओमेगा के लिए इक्वेशन बनानी है। अब देखो स्टूडेंट्स हमने टॉर्क इंड्यूस्ड की एक इक्वेशन पर, टॉर्क इंड्यूस्ड इज इक्वल टू के फाई आई ए। यहां से हम आई ए के लिए इक्वेशन बनाएंगे। देखो आई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड टॉर्क डिवाइडेड बाय के फाई। अब इस इक्वेशन में वो भी वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन गई, के फाई ओमेगा प्लस आर ए इंड्यूस्ड टॉर्क डिवाइडेड बाय के फाई। अब स्टूडेंट्स मैंने ओमेगा के लिए इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, के फाई ओमेगा को उठा के उस जानिब ले जाऊंगा और वी टी इस जानिब आ जाएगा। या आप कह लो के फाई ओमेगा इधर ही रह गया, उधर जाके माइनस हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो के फाई ओमेगा इज इक्वल टू, देखो उधर जाके माइनस हो गया वी टी में से, तो वी टी माइनस आर ए इंड्यूस्ड टॉर्क ओवर के फाई। अब मैंने ओमेगा के लिए सिर्फ इक्वेशन लेनी है तो ओमेगा इधर ही रह गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई वी टी ओवर के फाई माइनस आर ए ओवर के फाई टॉर्क इंड्यूस्ड। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स ये इक्वेशन भी हमें बाज़ाहिर खुद बता रही है कि जितना ज़्यादा फ्लक्स इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो ओमेगा है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, ये के फाई होल का स्क्वायर सॉरी बनता है। तो लिहाजा यही कंडीशन, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं जी, जो अपना फ्लक्स होता है उसको डिक्रीज करते चले जाते हैं। फ्लक्स डिक्रीज होता है तो अपने ओमेगा की स्पीड जो है यानी कि स्पीड ऑफ दी मोटर है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अभी मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर दी एंड होता है। लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।